गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। और बच्चे लोग, आज हम देख रहे हैं ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, यानी हम माइक्रोब्स का स्टडी कर रहे हैं और माइक्रोबियल प्रोसेसेस से जो सब्सटेंसेस बनाते हैं वो भी हम देख रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो पेज नंबर 81 के ऊपर जो लास्ट जो चार्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा। 82 और 83 के ऊपर आने वाले सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, कहीं नहीं जाना, मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल टॉपिक है, नाम थोड़े से अलग है तो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आपको उसके बाद रिपीटेशन करना है, क्योंकि रिपीटेशन इज अ फादर ऑफ मेमोरी। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द चार्ट। लेकिन चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है ये पहले मैं आपको बता दूं। तो बच्चे लोग, यहां दिया हुआ है ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से ऑब्टेन किए जाते हैं, और वो सब्सटेंसेस क्या रोल प्ले करते हैं। रोल प्ले यानी जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम उस सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये जो सब्सटेंसेस है ये क्या रोल प्ले करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो जरा ध्यान से समझिए, आँख खुली रखिए, कान खुले रखिए। मैं बता रहा हूं, सबसे पहला एसिड सिट्रिक एसिड, दूसरा है मैलिक एसिड और तीसरा है लैक्टिक एसिड। ये तीनों एसिड है, तो वो क्या करेंगे? What the role they will play? They will play the role of giving the acidity. यानी they play the role to give the acidity. It means that to impart acidity. Impart का मतलब है to give. Clear हो गया? बहुत बढ़िया। दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये क्या रोल प्ले करते हैं? ये प्रोटीन बाइंडिंग का रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग का रोल प्ले करते हैं, यानी जो मेडिसिन हम लेते हैं वो मेडिसिन के मॉलिक्यूल जब हमारे पेट के अंदर, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वो सेपरेट होते हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म के लिए अफेक्ट करते हैं। इसके लिए प्रोटीन वो मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं और इससे उनको इनएक्टिव बनाया जाता है और धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। इसके लिए ये लाइसिन, ट्रिप्टोफैन ये ऑलरेडी मेडिसिन में ही होते हैं। क्लियर? यानी प्रोटीन बाइंडिंग आपको समझ में आ गया, उसका डिटेल स्टडी आप आगे जाके कर सकते हैं। क्लियर? गुड। उसके बाद है नियासिन एंड नाइट्रामाइसिन। ये क्या काम करते हैं? दीज आर प्लेइंग द रोल ऑफ माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर। इसका मतलब है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। उसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन सी बोलते हैं। और B12, B2 ये जो विटामिन है ये विटामिन है, तो विटामिन का रोल प्ले करेंगे। और उसके साथ साथ वो एक एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, यानी ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद है बीटा कैरोटीन, फिर लाइकोपीन, झैंथीन्स एंड ल्यूटीन। ये क्या काम करते हैं? दीज आर यूज्ड एज अ एडिएबल कलर्स। एडिएबल कलर्स यानी जो हम बहुत सारे कैंडीज और जो सब्सटेंसेस खाते हैं उसमें जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडिएबल कलर्स बोलते हैं। क्लियर? गुड। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोलिपिड्स। ये पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स एक फैट है। तो ये एक इमल्सिफायर करके काम करते हैं। ये इमल्सिफायर क्या होता है कि जो हेट्रोजेनियस लिक्विड्स होते हैं उनको होमोजेनियस मिक्सचर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब जैसे कि मैंने पानी लिया और ऑयल लिया, दोनों को मिक्स किया, क्या वो मिक्स होगा? जी नहीं। तो ऑयल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। उसको स्टर भी करेंगे थोड़ी देर के लिए, वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर ऑयल और वाटर सेपरेट हो जाएगा। उनको होमोजेनियस बनाने के लिए उसमें अभी मैं क्या डाल रहा हूं? इमल्सिफायर। जैसे इमल्सिफायर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। वैसे जो तुम आइसक्रीम खाते हो या जो भी बहुत सारे ऐसे
शेक जो होते हैं रेडीमेड, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, लेकिन उसको मिक्स करने के लिए जो ये सब्सटेंसेस यूज करते हैं एज ए इमल्सिफायर, ताकि वो सब्सटेंसेस मिक्स हो जाए और वो जो भी एडिएबल सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है वो गाढ़ा बने, थिक बने और हमें उसकी टेस्ट लगे। समझ आ गया है? बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ है वैनिलीन। ये वैनिलीन क्या है? वैनिला सुना है आपने? तो ये वैनिला इसेंस है। उसके बाद इथाइल ब्यूटेरेट, ये क्या है? ये फ्रूट फ्लेवर है। पेपरमिंट फ्लेवर, फिर उसके बाद इसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये क्या करके इस्तेमाल करेंगे? दीज आर यूज्ड एज अ इसेंस। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। उसके बाद है ज़ाइलिटोल और एस्पार्टेम। ये ज़ाइलिटोल और एस्पार्टेम क्या काम करते पता है? ये काम करते हैं एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये आपको डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं, ये लोगों को लो कैलोरी वाले बिस्किट चाहिए या लो कैलोरी वाले सब्सटेंसेस यानी प्रोडक्ट खाने के लिए चाहिए, तो वो कैसे बनाते हैं? तो वो ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर। और उसमें ये जो दो सब्सटेंसेस मैंने बोला, क्या बोला? ज़ाइलिटोल एंड एस्पार्टेम। क्लियर यहां तक? तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? एंटीबायोटिक्स। सर ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है? बच्चे लोग, दीज आर नथिंग बट अ कार्बन कंपाउंड्स और दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। अभी ये जो एंटीबायोटिक्स है, इनका काम क्या है? दे डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जैसे मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स में जो डिसीजेस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये एंटीबायोटिक्स करते हैं। लेकिन उसके बारे में एक बात आपको पता है कि आप अपनी इच्छा से एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते जब तक कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करके ना दे। समझ आ गया है? दूसरा, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए जितने एंटीबायोटिक्स हैं वो पूरे आपको लेने होते हैं, यानी उनका पूरा डोज लेना जरूरी होता है। क्लियर? तो ऐसे कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, जरा सर हमें बता दो ना। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो उसमें पहले मैं माइसिन वाले बता देता हूं। एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, रिफामाइसिन, अब देख रहे हो यहां। फिर उसके बाद है ये टेट्रासाइक्लिन, फिर मोनोबैक्टम, फिर पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड बेसिट्रेसिन। सर इसको कैसे याद रखें? तो चलो मेरे साथ इसको दोहराते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो आर यू रेडी विथ मी? देखिए, मैं पहले पूरे माइसिन लूंगा और फिर आपको एक कहानी के जरिए, एक थोड़ा रिदमिक स्टोरी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो बी विथ मी। तो बोलिए, एरिथ्रोजेंटा, नियो, स्ट्रेप्टो एंड वैंको called the Rifa to play on tetracycle. Rifa said, my friend Mona is not feeling well. I have to give her penicillin, cephalosporin and bacitracin. Then I will come to play. Once again I am repeating. Erythrogenta, Neo, Strepto and Vanco call the Rifa to play on tetracycle. Rifa said, my friend Mona is not feeling well. I have to give her some medicine like penicillin, cephalosporin and bacitracin. समझ आ गया है? इजी है ना? बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सभी एंटीबायोटिक्स हैं ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। सर ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मतलब है कि ये यहाँ आप जो देख रहे हैं
कि इसकी जो सेल वॉल है वो थिक है, उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और ग्राम निगेटिव वाले की जो सेल वॉल है वो क्या है, थीन है। बस इतना याद रखना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रिफामाइसिन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि सभी एंटीबायोटिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझदारी से लेने जरूरी है। तो अभी ये माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम फ्यूल भी बनाते हैं। कुछ फ्यूल्स तो आपको पता ही है, जैसे बायोगैस, इथेनॉल। तो चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो अर्बन वेस्ट है, इसमें डोमेस्टिक वेस्ट आ गया, गार्डन वेस्ट आ गया। आपको पता है कि सिटीज में बड़े बड़े वेजिटेबल मार्केट्स होते हैं, तो वो मार्केट का वेस्ट यानी वेजिटेबल वेस्ट, ओके। और ये अर्बन सीवेज, यदि आप विलेज में जाए तो वहाँ जो फार्म का वेस्ट होता है, यानी क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद जो रेसिड्यू रहता है, या इस प्रकार के जो वेजिटेबल्स है या जो भी क्रॉप्स हैं, वो निकालने के बाद इस प्रकार का जो वेस्ट क्रिएट होता है, ये वेस्ट हो गया। यदि आप फूड इंडस्ट्री में जाते हो तो फूड इंडस्ट्री में जो ऊपर के पील्स और बाकी सब जो वेस्टेज है, ये वेस्ट हो गया। और इसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रेटा, ये सब इस प्रकार के बायोगैस प्लांट में डंप करते हैं। और ये जो मिथेनेजोनिक बैक्टीरिया है, ये इसका डिकम्पोजिशन करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं पता है आपको? एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। और इससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है, जिसमें मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है, अराउंड 45 to 75%। क्लियर हो गए यहां तक? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है कि ये बायोगैस हम कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फ्यूल। उसके बाद मैंने आपको बोला था इथेनॉल, और आपको पता ही है कि जो मोलासेस होता है, ये मोलासेस को फर्मेंट करते हैं हम सैकेरोमाइसिस से, और फिर हमें मिलता है इस प्रकार का इथेनॉल। ये इथेनॉल आजकल हम पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं, अराउंड 10% इथेनॉल मिक्स करते हैं। कितने परसेंट? 10%। तो क्या बेनिफिट है इसका? तो एक बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि इट हेल्प्स टू कंबस्ट दैट पेट्रोल कंप्लीटली, यानी पेट्रोल के कंबशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही डेंजरस है, बट वी ह्यूमन बीइंग हैज डिस्कवर्ड हाउ टू यूज इट एज अ फ्यूल, बट इट विल बी फॉर द फ्यूचर। अभी तक हम डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये कहां से रिलीज होता है? तो इट इज रिलीज्ड बाय बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, फोटो मतलब सनलाइट, और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसको ब्रेक डाउन करते, डिकम्पोज करते हैं, और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होते हैं। समझ आ गया है? कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं? सियानो बैक्टीरिया है, या कुछ अलगी है जो क्या करते हैं? फोटो रिडक्शन करते हैं। और ये नया क्या वर्ड्स है? फोटो रिडक्शन। फोटो रिडक्शन का मतलब है कि फोटो का मतलब है सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। ये रिडक्शन मतलब थोड़ा केमिस्ट्री में जाते हैं हम। रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन है। समझ आ गया है? तो यहां कैसे होता है ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में है, तब तक हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ओनरशिप है ऑक्सीजन की। मतलब वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का नहीं है अभी, लेकिन जैसे वो स्प्लिट हो जाते हैं तब हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट होता है, और इसका मतलब है कि उनका रिडक्शन होता है, और इसके कारण हम उसको बोलते हैं फोटो रिडक्शन। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, लेकिन ये थोड़ा महंगा है अभी बनाने के लिए, और हैंडल करने के लिए थोड़ा सा डेंजरस भी है। तो ये जो फ्यूल है, इसके साथ साथ बच्चे लोग
अब हम कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये केमिकल्स आज हम केमिकल इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में या फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं मैं बता दूं। तो सबसे पहले है इस प्रकार के अल्कोहल्स या एसीटोन, जिसको हम नेल रिमूवर, आपको पता है, आपने देखा होगा, ठीक है, या इस्तेमाल भी किया होगा। और ये ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड और ये पॉलीसैकेराइड। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम एज अ रॉ मटेरियल। समझ आ गया है? उसके बाद है बायोफ्यूल्स। ये बायोफ्यूल्स क्या होते हैं सर? अभी तो ये सब बायो चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने क्या किया? माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके फ्यूल बनाए। अभी हम क्या कर रहे हैं? जो बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी प्लांट्स और एनिमल्स, उनका जो वेस्ट है, वी आर यूजिंग इट एज अ फ्यूल। समझ रहे हो? यानी हमारा वेस्ट, एनिमल का वेस्ट या प्लांट का वेस्ट, वी यूज एज अ फ्यूल। सो इट इज इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि एनिमल और प्लांट सस्टेनेबल है, तो उनका वेस्ट भी सस्टेनेबल है। इसका मतलब है कि इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी। तो इसके 3 टाइप होते हैं, यानी 3 प्रकार में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड फ्यूल, सॉलिड में आता है चारकोल। सर ये चारकोल क्या है? तो देखो, जो लकड़ियां होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, ऐसे पूरा मतलब ऐसे एक पाइल बनाते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी का लेयर देते हैं और उसको अंदर से जला देते हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो जलता है तब इस प्रकार का चारकोल बनता है। और ये जो भुट्टा वाला आप देख रहे हैं ना, वो इस्तेमाल करता है और बाकी लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। और जो कैटल्स होते हैं, उनका जो डंग होता है, कैटल के डंग्स का ही बनाते हैं। इस प्रकार का फ्लैट शेप का ये क्या होता है? डंग केक बोलते हैं। ये जो आप यहाँ देख रहे हो बहुत मात्रा में, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली यूज एज अ फ्यूल। और ये क्रॉप रेसिड्यू, इट इज ऑल्सो अ सॉलिड फ्यूल। ठीक है। लिक्विड में कौन आता है? ये वेजिटेबल ऑयल और अल्कोहल। और उसके बाद है गैसेस फ्यूल। गैसेस फ्यूल में कौन आता है? ये गोबर गैस, जो आपको अभी पता चल गया है, बायोगैस, गोबर गैस आप जो बोल सकते हैं। और उसके बाद है ये कोल गैस भी। इसके बारे में हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन ये कोल गैस भी एज अ बायोफ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गया? ये जो बायोफ्यूल है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट है पता है? कि इट इज इजीली अवेलेबल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरे विश्व में हर जगह पे पाया जाता है। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं इट इज फाउंड इन अ प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी और इट इज अ रिलायबल फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो चलो फिर चलते हैं कहां? माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अब देखेंगे माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। तो बच्चे लोग, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो सॉलिड वेस्ट हैं या सीवेज हैं या बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स आप यहां देख रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आर दीज इंक्रीजिंग डे बाय डे? तो ऑफ कोर्स दीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और इसके कारण इंक्रीजिंग डिसीजेस एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, दीज आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। और स्पेशली those are the densely populated nation like India, these problems are bigger. Do you agree with me? Yes. तो यदि ऐसा ही चलता रहा, ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व नहीं किया, तो क्या होगा? We cannot give the natural earth to the future generation. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We have to solve this problem. तो ये प्रॉब्लम का हल क्या है? तो कुछ साइंटिस्ट ने माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन बताया है और इसके बारे में आज आपके टेक्स्ट बुक में जो जिक्र किया गया है वो है मॉडर्न लैंडफिलिंग साइट। लेकिन बच्चे लोग, ये मॉडर्न लैंडफिलिंग साइट इंडिया में नहीं होती है, वो फॉरेन कंट्रीज में होती है। इंडिया में तो अर्बन वेस्ट इस प्रकार डंप किया जाता है जो आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे हो। थोड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन है, बस हमें उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में कैसे करते हैं ये लैंडफिलिंग साइट। क्या होती है मॉडर्न लैंडफिलिंग साइट? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लैंड का सिलेक्शन करते हैं। इट शुड बी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया।
क्यों? क्योंकि पोल्यूशन के कारण जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए ऐसा करते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे हमने ये लैंड देखी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऐसा बोरवेल करेंगे। क्यों करेंगे ये बोरवेल? टू मॉनिटर द ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब पानी कितना नीचे है, ताकि हमारा जो पिट बनने वाला है वो कितने डेप्थ तक बनेगा। समझ आ गया है। फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर लेवल चेक किया। अभी क्या करेंगे, ये ऐसा पिट डग करेंगे। पिट डग करने के बाद यदि मान लो कि मैंने इधर इसमें कचरा डंप कर दिया, तो क्या होगा, वो जो कचरा है उसमें जब बारिश का पानी जाएगा तो होगा क्या, होगा एक कि उसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक मटेरियल या हार्मफुल केमिकल्स होंगे वो पहले ज़मीन में जाएंगे और फिर वो ग्राउंड वाटर में जाएंगे। इसका मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ जो साइड वॉल है वो पिट की, उधर मैं क्या कर रहा हूं, प्लास्टिक शीट स्प्रेड कर रहा हूं। इट मीन्स दैट द पिट्स आर लाइंड विथ अ प्लास्टिक शीट। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्रेस्ड डिग्रेडेबल वेस्ट डंप करेंगे। अब उसके ऊपर कुछ सॉइल, फिर सॉडस्ट, लेफी वेस्ट और कुछ बायोकेमिकल्स एंड बायोरिएक्टर्स, इस प्रकार वहां उसके ऊपर लेयर देंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्रेस्ड वेस्ट और फिर ऐसे ही सॉइल, सॉडस्ट, लेफी वेस्ट, बायोकेमिकल, बायोरिएक्टर्स, इसका एक लेयर देंगे। तो ऐसे करते करते पूरा जो पीठ है वो भर देंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, समझो कि अभी भी बारिश तो होने वाली है, तो बारिश होगी तो क्या होगा, वो पानी जो आएगा अंदर, तो वो जो लेफी वेजिटेबल, मतलब जो वेस्ट है, जो भी वेस्टेज हमने डाला है अंदर, उसमें जो कुछ टॉक्सिक केमिकल्स होंगे तो वो पानी में पानी के साथ नीचे एक्यूमुलेट होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं पता है, लीचेट या सीवेज। तो उसको निकालने के लिए प्रोविजन होनी चाहिए। तो ऐसी हम प्रोविजन करते हैं कि नीचे का जो पार्ट है वहां से एक पाइप डालते हैं और पंप से वो पानी बाहर निकाल के उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, और फिर वो जो अच्छा पानी है वो नेचुरल रिजर्वायर में छोड़ देते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके साथ साथ जब वो जो डिग्रेडेबल है ना, वो जो वेस्ट है, तो वो यदि डिकम्पोज होगा तो उससे कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होंगे। तो गैसेस को निकालने के लिए भी प्रोविजन जरूरी है। तो ये बीच में क्या करेंगे, हम एक ऐसा पाइप डालेंगे जहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जो भी गैसेस निकलेंगे वो वहां से निकल जाएंगे। जैसे वो गड्ढा पूरा भर जाता है तो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू कवर इट विथ अ स्लरी, यानी कीचड़ से उसको पूरा पैक करके देंगे। और कुछ दिनों के बाद इट विल बी अ क्वालिटी कंपोस्ट और वी कैन यूज इट एज अ फर्टिलाइजर। तो फिर वो जो फर्टिलाइजर है उसको निकालने के बाद ये जो लैंडफिलिंग साइट है इट कैन बी रीयूज्ड। समझ आ गया है? ये इतनी सिंपल है। तो आई हैव गिवन सम नोट्स टू यू टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन राइट इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। समझ आ गया है यहां तक? गुड। अभी हम देखने वाले सीवेज मैनेजमेंट। तो बच्चे लोग, विलेज हो या सिटी हो, सीवेज तो होता ही है। अभी विलेज की बात करें तो वहां जो डोमेस्टिक सीवेज होता है वो कहाँ डिस्पोज करते हैं, तो नियर बाय सॉइल में डिकम्पोज करते हैं, जैसे आप यहां देख रहे हो, या तो बायोगैस प्लांट में, ठीक है, ताकि उससे जो मतलब उसका डिकम्पोजिशन करने के बाद फर्टिलाइजर या अदर चीजें मतलब गैस बना सके। समझ आ गया है? या डायरेक्टली उसको डिस्पोज कर देते, छोड़ देते। लेकिन सिटीज में जो वेस्टेज प्रोड्यूस होता है उसको क्या करेंगे, तो उसको हमें प्रोसेसिंग यूनिट तक लेके जाना पड़ता है।
तो वी हैव टू कैरी इट टूवर्ड्स द प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग यूनिट में करते क्या है, तो कुछ माइक्रोबियल प्रोसेसेस करते हैं। तो ये माइक्रोबियल प्रोसेसेस क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए, कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि कॉलेरा या टाइफॉइड ऐसे जो डिसीजेस हैं, वो डिसीजेस को स्प्रेड करने वाले पैथोजेंस भी होते हैं, उसको भी डिकम्पोज करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के माइक्रोब्स डालेंगे और ये माइक्रोब्स, ये जो कॉलेरा या टाइफॉइड है, इस प्रकार के पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे और बाकी जो कंपाउंड्स हैं उसको भी क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। अभी डिकम्पोज करने के बाद ये तो कार्बन कंपाउंड्स जब डिकम्पोज होते हैं तो उसमें क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस बाहर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। फिर आपको पता है कि यदि ये अर्बन वेस्ट है तो अर्बन में कुछ केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं और जो मेडिकेशन यानी ड्रग्स जो होते हैं हॉस्पिटल में इस्तेमाल करने वाले, तो ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, जेनोबायोटिक्स बोलते हैं या जेनोबायोटिक केमिकल्स बोलते हैं। तो ये जेनोबायोटिक केमिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए ये जो आप देख रहे हो ना, फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स दैट फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया इज यूज्ड टू डिकम्पोज द जेनोबायोटिक केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दैट सीवेज। अभी फिर जो स्लज होगी वो क्या होगी, सेटल डाउन होगी, तो वी कैन यूज इट एज अ फर्टिलाइजर। और वो जो वाटर रहेगा इट इज रिलीज्ड आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एनवायरमेंटली क्या है, सेफ है। तो इसी प्रकार हमने देखा कि हाउ द सीवेज इज ट्रीटेड एंड हाउ द मॉडर्न लैंडफिल साइट इज। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक्ड दिस वीडियो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो, और आपके दोस्तों में भी शेयर करना। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करने को नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।